हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी विकास की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है। ये कहानी मेरे एक दोस्त हर्ष की है, जो याद करने पर आज भी मेरा दोस्त हर्ष डर के मारे जम जाता है। ये बात उस समय की है जब मैं, हर्ष और राजेंद्र एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। हर्ष बहुत ही चंचल स्वभाव का था। उसे सब कुछ जानना पसंद था। एक बार हम शाम के करीब 8 बजे हॉन्टेड मूवी देख कर लौटे। तभी बातों ही बातों में हमने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। हर्ष, जो बिल्कुल नास्तिक था, ना वो भगवान में विश्वास रखता था और ना ही भूत प्रेत में। फिर जब राजेंद्र ने कहा, क्यों हर्ष, तुझे भूत से डर नहीं लगता? तभी हर्ष बोला, भूत से किसे डर लगता है? मैं तो चाहता हूँ कि कोई भूत मुझे मिले, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि सच में भूत होते हैं। और अगर भूतनी मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर राजेंद्र ने कहा, धीरे बोल, हम शमशान के पास से गुजर रहे हैं और समय भी रात का है। तभी हर्ष बोला, तुझे क्या लगता है, मैं क्या डरता हूँ इन भूतों से? इतना कहकर हर्ष दोबारा से जोर से हंसने लगा। कोई भूत है यहाँ तो मेरे सामने आओ, ये कहने लगा। भूतों का बाप यहाँ खड़ा है। वो भूत का खूब मजाक बनाने लगा। हर्ष को इतना बोलने के बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी, लगभग जिसकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में होगी, वो वहां पर दिखाई दिया और उसके पास पहुंचा। उस बूढ़े आदमी ने हर्ष की तरफ एक डरावनी हंसी देते हुए कहा, क्यों बेटा, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? हर्ष ने कहा, भूतों का राजा हर्ष है, मुझे भूत से क्या किसी चीज से डर नहीं लगता। ये कहकर वो और भी हंसना चाह रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तो तुम में बहुत हिम्मत है और निडर भी हो। हर्ष ने कहा, हाँ हाँ बेशक। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम इस शमशान में एक रात बिता सकते हो? ऐसा उस आदमी ने हर्ष से पूछा। हर्ष ने कहा, रहने को तो मैं 4 रात इस शमशान में रह सकता हूँ, लेकिन रात में मैं घर से बाहर रहूंगा और सोऊंगा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? हर्ष ने उस आदमी से कहा। हम सब वहीं खड़े थे। हमने हर्ष को तुरंत खींचा और कहा, तू पागल है क्या? तू ये क्या करने जा रहा है? तभी उस बाबा ने हर्ष को बोला, तुम्हें एक बाइक चाहिए ना? अगर तुम पूरी रात इस शमशान में रह गए तो तुम्हें एक बाइक मिलेगी। एक समय के लिए हर्ष ने सोचा कि वो जब उस आदमी से पहली बार मिल रहा है तो उस इंसान को कैसे पता कि हर्ष को क्या चाहिए। पर हर्ष को तो बाइक का नशा था। वो उस नशे में होश नहीं संभाल पाया और उसने तुरंत ही हाँ कर दी। अब हम सब हर्ष को बहुत समझाने लगे, पर हर्ष नहीं माना। तभी उस आदमी ने कहा, एक बार ठीक से सोच लो। अगर एक बार हाँ कहा तो पीछे नहीं हट सकते, वरना जो आत्माएं तुमसे कल मिलने वाली है वो अगले जन्म तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी हर्ष दोबारा हंसते हुए कहने लगा, अंकल, चुड़ैल होगी क्या? वो सुंदर होगी तो ज्यादा अच्छा है। उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। फिर उस आदमी ने एक डरावनी मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ने लगा। हर्ष ने कहा, उसने मुझे चैलेंज किया है। और हर्ष कभी कोई चैलेंज नहीं हारता था। अपने घमंड में डूबा हर्ष ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को कितना बर्बाद कर दिया है।
अगले दिन इत्तेफाक से हर्ष के माता पिता को गुजरात किसी काम से जाना था। अब हर्ष के पास पूरी आज़ादी थी। उस रात हर्ष, हम सारे दोस्त और वो बाबा भी मिले। उस बाबा ने कहा, अपनी मौत की तारीख पक्की करके आए हो ना, और आखिरी बार सबसे मिल तो लिया है या नहीं? हर्ष ने कहा, मेरी छोड़ो, अपनी गाड़ी रखी है ना, वो याद रखना। ये कहकर वो उस आदमी की ओर आगे बढ़ा, फिर दोबारा से कहा, लाओ चाबी तो दे दो। उस बाबा ने तुरंत उसे गाड़ी दिखाई और उसकी चाबी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने हर्ष से कहा, ये रही चाबी, अगर अपने पैरों पर तुम चल कर आए तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले गए। हम लोग ने हर्ष को बहुत रोका, पर हर्ष किसी की सुन ही नहीं रहा था। हर्ष तुरंत शमशान घाट के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब हम सब कुछ नहीं कर सकते थे। हर्ष को टॉयलेट लगी तो वहीं एक अस्थियों के पास जाकर उसने टॉयलेट कर दी। अब हमें पता था हर्ष का बचना नामुमकिन है, क्योंकि शमशान घाट में अकेले जाकर रुकना ऐसा है जैसा कि मौत से खेलना। हम सब वहीं खड़े थे। रात के 10 बज गए थे और हमें घर भी जाना था। हम घर पर ये बोलकर आए थे कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। हमने कहा था कि हमें लौटने में लगभग रात के 12 बज जाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरा और रात के 12 भी बज गए। अब असली कहानी शुरू होती है। हर्ष अपने किसी जान पहचान वाले से फोन पर बात कर रहा था कि तभी उसका फोन एकदम से बंद हो गया। हर्ष को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। हर्ष ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां 4 अजीब दिखने वाले इंसान थोड़ी सी दूरी पर दिखाई दे रहे थे। किसी की आंख नहीं थी तो किसी के हाथ नहीं थे। किसी का सर धड़ से अलग था तो कोई बिना पैरों के था। इतना देखकर सारे दोस्त भाग गए। मैंने भागने से पहले वहां अपना कैमरा ऑन करके रख दिया था कि कल मुझे पता चल सके कि वहां हुआ क्या है। अगली सुबह वहां जाने पर हम लोगों ने देखा कि हर्ष अपाहिज हो चुका था और उसी शमशान में मिला। जब मैंने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मैं हैरान रह गया। उस कैमरे में कोई भी भूत नहीं दिख रहा था, सिर्फ हर्ष को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। हर्ष हर 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा था। हर्ष को जब हम अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसे बुरी तरीके से चोट लगी है, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि हर्ष जिंदा कैसे था। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हर्ष थोड़ा ठीक हुआ। हम उसके घर गए, तब जो हर्ष ने बताया वो सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। उसने बताया उस रात वो उसे पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति था। उसने बताया जिसके अस्थियों के पास जाकर उसने टॉयलेट किया था, उसने अपना बदला लिया। हर्ष को दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन उसे मार रहा है, लेकिन सारी रात वो दर्द से तड़पता रहा। हर्ष को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी और ये खेल जितना आसान वो समझ रहा था उससे कई ज्यादा खूंखार था। हर्ष ने उसके मम्मी पापा को बताने से मना किया, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो हर्ष की उसके पापा से ही दोबारा पिटाई हो जाती। खैर, हमने जाते जाते उससे कहा, हर्ष तू वो गाड़ी बेच दे जो उसने तुझे दी थी। हर्ष ने तुरंत ही उस गाड़ी को बेच दिया, लेकिन शायद वो डर कुछ ज्यादा गया था, इस वजह से उसने वो गाड़ी के पैसे भी नहीं लिए। हर्ष से जिसने वो गाड़ी खरीदी थी 2 दिन बाद एक एक्सीडेंट में मौत के घाट उतर गया। हर्ष को जब पता चला तब वो और भी ज्यादा डर गया। उसने शुक्र मनाया कि उसने गाड़ी नहीं चलाई। खैर, इतना कष्ट होने के बाद भी उसके नसीब में गाड़ी नहीं थी। अब उसके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब हर्ष के साथ ऐसा होना शुरू हुआ जो डर को भी डरा दे।
हर्ष रात को बहुत चिल्लाता। वो डरता और कहता कि जब वो सोता है तब उसका कोई गला दबाता है, उसे कोई मार देना चाहता है। ये एक बार की बात नहीं थी, हर रात उसके साथ ऐसा ही होने लगा था। हर्ष की आंखें लाल हो जाती थी। कभी वो बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देता डर के मारे, तो कभी अगर उठकर हड़बड़ी में टॉयलेट जाने की सोचता तो ऐसा लगता कि कोई उसके पैरों में पैर डाल कर गिरा दे रहा है। जिंदगी उसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने उसके माता पिता को सब बता दिया। तब जाकर उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलवाया। हम सब ने हर्ष को बांध कर रखा था। उस तांत्रिक ने हमें बताया कि हर्ष ने उन आत्माओं का जब मजाक बनाया तब वो सारी आत्माएं उसी पेड़ पर थी जिसके नीचे वो बोल रहा था, और उसने टॉयलेट उस अस्थियों के पास जो किया था, जिस वजह से 7 आत्माएं इसके खून की प्यासी हो गई है। वो सब या तो इसके शरीर को अपना घर बना लेगी या फिर इसके शरीर को बुरी तरह से बर्बाद कर देगी। फिर उन्होंने कहा, अब इसे उन आत्माओं से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। सबने पूछा कि वो कौन है। तांत्रिक बाबा ने कहा, इस पहाड़ी की घाटी के ओर संत मृत्युंजय नाम के बहुत बड़े कालज्ञानी रहते हैं। अगर वो इस काम को कर पाए तब ठीक है, वरना ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ना ही तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में। अगली सुबह सब उस पहाड़ की घाटी के पास उस बाबा के पास गए। उस बाबा ने बिना कुछ सुने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो फिक्र ना करे, उसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, हर्ष ने शमशान घाट में उन मुर्दों का मजाक बनाकर उनकी बेइज्जती की है, और इसने जब पेशाब उस अस्थियों के पास किया तो और भी बड़ी गलती कर दी। उस बाबा ने कहा, अब अगली काली चौदस की रात को हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुमने उन अस्थियों के पास टॉयलेट किया था और उन प्रेतों का मजाक बनाया था। अगली काली चौदस की रात को 6 दिन बचे थे। ये 6 दिन हर्ष की जिंदगी के सबसे बुरी साबित हुए थे। हर्ष को हर रात डरावने सपने आते। हमेशा वो खून की उल्टी करता, ना खाना खाता, ना अपने कमरे से निकलता, सिर्फ उल्टी हरकतें करता, और जब उसे भूख लगती तब वो बेडशीट को ही खाने लगता था। किसी तरह 6 दिन बीते। उस काली चौदस की रात को वो शमशान पहुंचा। वहां उसने उस अस्थियों का अच्छे से पवित्र पूजा करके उसे अपने साथ एक लोटे में भर लिया और उसे ढक दिया। उन बाबा ने कहा, कल ही इसे रामेश्वरम में विसर्जित कर देना। अब हर्ष के माता पिता ने पूछा कि तब सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा, उस दिन जिस आदमी ने इसे रुकने कहा था उसी की अस्थियां हैं, लेकिन इसने जो चैलेंज किया और सबका मजाक बनाया वो आत्माएं इसे नहीं छोड़ेगी, सिर्फ ये आत्मा ही मुक्त होगी। फिर हर्ष के माता पिता ने पूछा, तो अब क्या करें? बाबा ने कहा, कल इसे एक यज्ञ में बैठना होगा। अगले दिन बाबा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने सिर्फ हर्ष को ही बैठने बोला। ये लगभग 12 घंटे चला। फिर वो 7 आत्माएं सामने आई। वो सब दिखने में बहुत ही खौफनाक थे। उस जगह पर सिर्फ हर्ष, बाबा और वो आत्माएं थी। बाबा ने उन आत्माओं को पहले हर्ष की तरफ से माफी मांगा और कहा, ये तो नादान बच्चा है, इससे गलती हुई है, इसे छोड़ दो। पर वो आत्माएं नहीं मानी। फिर बाबा ने कहा, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र और अस्त्र दोनों से तुझे इतना दंडित करूंगा कि तू अगले 7 योनि तक कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर बाबा ने उनसे युद्ध किया और अंत में वो आत्माओं को हर्ष को छोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। वो तो हर्ष की किस्मत थी कि उसे वो बाबा मिल गए, नहीं तो पता नहीं हर्ष का क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि कभी आप भी अनजाने में ऐसी कोई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना
जो चीज़ों से आगे चलकर आप ही को बहुत दिक्कत हो। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक श्रापित घर की है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या हो अगर आप जिस घर में रह रहे हो उसके नीचे सैकड़ों लोगों का मरा हुआ शरीर हो। सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लगता है। तो ज़रा सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये कहानी रणधीर की है। ये बात 2012 की है, जब रणधीर की नई नई शादी हुई थी। रणधीर अब बस कहीं सेटल होना चाहता था। रणधीर को कोलकाता शहर में एक खूबसूरत बंगला मिला। उसे वो बहुत पसंद था। उस घर का कीमत भी बहुत कम था, क्योंकि दूसरे घरों का दाम उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। वो बंगला दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा था। बस प्रॉब्लम इस बात की थी कि वो बंगला बहुत सुनसान इलाके में था और उस बंगलों के ठीक पीछे बहुत बड़ा और घना जंगल था। रणधीर को बहुत से लोगों ने वहाँ प्रेत होने की बात बताई थी, पर उसे सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई दे रहा था। सबने उसे कहा कि वो घर ठीक नहीं है। कुछ लोग उसे श्रापित घर भी कहते थे। वहाँ एक युद्ध में कई सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोगों का तो ऐसा कहना था कि उसी युद्ध में कई सारे लोगों को उसी घर के नीचे जिंदा दफनाया जा चुका था। वहाँ जो भी रहता है वो दुनिया में नहीं रहता। और अजीब बात तो ये थी कि वहाँ कोई नौकर या केयरटेकर भी काम नहीं करना चाहता था। रणधीर जब अपनी पत्नी प्रिया को वो बंगला दिखाने के लिए लेकर गया, तब प्रिया ने उससे कहा, रणधीर, अगर ये बंगला इतना ही अच्छा है तो अब तक इसे किसी ने खरीदा क्यों नहीं है, और इसकी कीमत इतनी कम भी है। रणधीर ने कहा, होएगा कोई ना कोई वजह, हमें क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है। हमें कम कीमत में अगर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। प्रिया ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही। रणधीर ने कहा, क्या अजीब है, बस थोड़ा शहर से दूर है और जंगल की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। रणधीर ने प्रिया से कहा, ठीक है, हम कुछ समय यहाँ रहेंगे और उसके बाद अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अगले हफ्ते रणधीर और उसका परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। रणधीर के परिवार में उसकी पत्नी प्रिया, उसकी बेटी पूजा जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी, और उसका एक छोटा बेटा विराज जिसकी उम्र कुछ 7 साल की होगी। 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद वही हुआ जो होना था। कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। घर के बेसमेंट से अजीब अजीब सी चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये आवाज़ें सिर्फ प्रिया को ही सुनाई देती थी। जब भी प्रिया रणधीर को ये बात बताती, तब रणधीर प्रिया का वहम समझकर बात को टाल देता। एक दिन प्रिया घर पर अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और रणधीर ऑफिस गया हुआ था। प्रिया को बार बार कोई आवाज़ दे रहा था। उसे कोई जंगल से अपनी ओर बुला रहा था। पहले तो प्रिया डर गई, पर अब वो आवाज़ों के पीछे जाने का निर्णय ले चुकी थी, क्योंकि उस आवाज़ों से उसका सर दुख रहा था। तो वो तुरंत उस जंगल में गई जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो आवाज़ें आना बंद हो गई। प्रिया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि एक औरत उसे घूरे जा रही थी। वो औरत बहुत खराब दिख रही थी और उस औरत की टांग उल्टी थी। दिखने में वो औरत किसी डायन से कम नहीं दिख रही थी। अब वो औरत धीरे धीरे प्रिया की तरफ आगे बढ़ रही थी। प्रिया तुरंत वहां से भागने लगी। अचानक वो एक आदमी से टकराई जो अपने हाथ में चाकू लिए खड़ा हुआ था। वो आदमी भी क्या, बल्कि एक प्रेत आत्मा ही था। प्रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। प्रिया फौरन बंगले की तरफ भागी और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। करीब आधे घंटे के बाद प्रिया प्रिया करते हुए
रणधीर की बाहर से आवाज आने लगी। प्रिया ने तुरंत ही दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खोला तभी प्रिया का फोन बजा। वो फोन रणधीर का था। वो तुरंत समझ गई कि ये रणधीर नहीं बल्कि उसकी शक्ल में कोई और है। प्रिया इतना सब सोच ही रही थी, उसी समय एक अनजाने हवा ने प्रिया के शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रिया उसी समय बेहोश हो गई। फिर उसके बच्चे स्कूल से घर लौटे और उन्होंने प्रिया को उठाया। उसके बेटे विराज ने तुरंत रणधीर को फोन लगाया और रणधीर भी दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। जब उसने प्रिया की ये हालत देखी तो उसने तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने रणधीर से कहा कि थकान ज्यादा होने की वजह से प्रिया को हल्की सी चक्कर आ गई होगी और कुछ नहीं है। वो दोबारा से फिर प्रिया को घर ले आए और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहने लगे। लेकिन अब प्रिया के अंदर कुछ बदलाव आ चुका था। प्रिया घर जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी बिना बात पर ही अपने बच्चों पर भड़क जाती तो कभी रणधीर पर। प्रिया कभी उल्टा चलने लगती और कभी खुद के बाल चबाने लगती। रणधीर को इतना सब पता ही नहीं था। एक दिन उसके बच्चे ने उसे सब कुछ बताया, पर रणधीर उसे बच्चा समझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब यह हर दिन का हो चुका था। प्रिया को खाने में कच्चा मांस ज्यादा अच्छा लगता था, जबकि पहले प्रिया इन सब चीजों को देखती भी नहीं थी। उसे मांस से एलर्जी थी। एक दिन रणधीर ऑफिस से घर आया और वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा हाथ जमीन के अंदर से निकला और रणधीर के पैरों को जोर से जमीन की तरफ खींचने लगा। रणधीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। तभी उसने प्रिया को आवाज लगाई, पर अब जो हुआ वो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि प्रिया ने सिर्फ एक हाथ से रणधीर को इतनी नीचे फंसे होने के बावजूद बाहर निकाल दिया था। रणधीर को अब डर का एहसास हो रहा था और प्रिया के हाव भाव भी पूरी तरह से बदल चुके थे। उसे अब प्रिया पहले से कुछ अलग लगने लगी थी। अब वो समझ चुका था कि इस शरीर में प्रिया नहीं कोई और है। अब प्रिया रात को कमरे से बाहर गायब हो जाती। कभी वो जंगल की तरफ जाते हुए दिखती तो कभी गार्डन में अकेले बैठी हुई। ऐसा लगता कि काला जादू की कुछ क्रियाएं कर रही है। दिन बीते और एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी पूजा भी वही हरकतें करने लग रही है। पूजा भी अब रात को अपने कमरे से बाहर रहती और हमेशा कच्चा मांस खाने की जिद करती। अब रणधीर को भी रात को आवाज आती और कुछ अजीब सा उसे सुनाई देता। रणधीर को भी उसी जंगल से कोई उसका नाम लेकर पुकारता, ऐसी आवाज आती। रणधीर के साथ अब घटनाएं कम नहीं हो रही थी। कभी रणधीर के कार का टायर गायब हो जाता तो कभी रणधीर की कार पार्किंग से ही गायब हो जाती। वो परेशान हो जाता कि कार कहाँ चली गई। रणधीर जब भी घर आता उसका सामान किसी अलग जगह पर होता। जहाँ पर वो रखा होता अब वो सामान उसे वहाँ नहीं मिलता, तो कभी सामान पूरा बिखरा पड़ा होता। तभी एक दिन पूजा के स्कूल से फोन आया। रणधीर को स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया था। प्रिंसिपल ने कहा कि पूजा अब बहुत अलग रहती है। पूजा की मार्कशीट भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। पूजा के बैग में बुक्स नहीं बल्कि काले जादू की सामग्री थी, जैसे कि नींबू, मिर्च, काला रंग और ये सब मिलता। आपको कुछ करना चाहिए मिस्टर रणधीर, ऐसा प्रिंसिपल ने रणधीर से कहा। रणधीर को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत घर गया और उसने अपनी बेटी पूजा को बहुत डांट लगाई। तभी प्रिया ने धीरे से कहा, क्यों डांट रहे हो बेचारी को, अब उसके पास ज्यादा समय ही कहाँ है। तभी रणधीर चिढ़ गया और गुस्से से बोला, क्या क्या मतलब है, दोबारा बोलना। प्रिया हल्की आवाज में बोली, एकदम सही मतलब है मेरा। प्रिया बोली, घर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लगभग उस समय सूरज ढल गया था। रणधीर का मन तो नहीं था अकेले जाने का,
लेकिन वो अकेला निकल पड़ा। फिर तभी ही उसे अपना बेटा याद आया, तो दोबारा घर आया और अपने बेटे को अपने साथ ले लिया। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि अगर मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर गया तो क्या पता शायद मेरा बेटा जिंदा ना बचे लौटने पर। उसने अपने बेटे को जंगल के रास्ते ले जाने का ही सोचा और जंगल में एंटर भी हो चुका था। लेकिन तभी उसका बेटा रोने लगा और कहने लगा, मुझे मम्मी के पास जाना है। रणधीर मजबूर हो चुका था। यही नहीं बल्कि उसके बेटे ने उसके कंधे पर काट भी लिया था, पापा मुझे मम्मी के पास जाने दो। रणधीर कुछ समय के बाद जंगल से दोबारा लौट कर आया, क्योंकि अब उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। जब वो घर पर आया तो उसने देखा कि उसके बेटे की लाश सामने पड़ी थी। अब रणधीर को सब समझ आ गया था। रणधीर अब चीख चीख कर अपने परिवार को बुला रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी जो थी और उसकी बेटी पूजा जो थी, वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी और धीरे धीरे रणधीर की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो तुरंत ही वहां से भागा और उस बंगले से बाहर निकलकर मेन रोड की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागा। अब जो हुआ वो और भी डरावना मंजर था। रणवीर ने देखा कि जब वो उस बंगले से दूर चला गया तो उसने दोबारा वहां से पीछे मुड़कर ये देखा कि बंगले के आसपास जितनी भी जमीन थी उस जमीन में से सैकड़ों हाथ निकल रहे थे। और ये देखकर वो इतना घबरा गया कि वो और जैसे ही आगे भागा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि रणधीर का बचना अब मुश्किल ही है, लेकिन वो कुछ समय के बाद लगभग 2 से ढाई महीने के बाद रिकवर हुआ और फिर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद रणधीर दोबारा कभी शादी नहीं किया और अब वो अपने माता पिता के साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुमित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 2002 की घटना है। दोस्तों, अब आगे की घटना मैं आप लोगों को सुमित के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे मम्मी पापा, मेरे जो दादा थे वो उस टाइम पर जिंदा थे। मेरी दादी उससे पहले ही मर चुकी थी। हम 4 लोग मेरे मम्मी पापा के एक फ्रेंड के वहाँ पर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, शायद 5 या 6 दिन के लिए। उस समय मेरी उम्र कुछ 10 से 11 साल की थी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे मम्मी पापा आगे बैठे हुए थे, मैं और दादा पीछे थे। चलते चलते मेरे दादा अचानक से ही गाड़ी के बाहर देखकर कहने लगे मेरे पापा से कि यहाँ से जल्दी निकल। मेरे पापा कुछ 60 to 70 की स्पीड पर होंगे, लेकिन मेरे दादा कहने लगे कि गाड़ी को यहाँ से तेज भगा। मेरे पापा ने दादा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। वो कहने लगे बस यहाँ से गाड़ी को तेज भगा। मेरे पापा दादा की बात सुनकर गाड़ी को और ज़्यादा तेज भगाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाकर हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि हम रास्ते में खाना खाएंगे, तो आगे जाकर हम लोग एक ढाबे पर रुके। वहाँ रुकने के बाद मैं, मेरे मम्मी पापा और दादा, हम चारों ही गाड़ी से बाहर निकले। लेकिन मेरे दादा काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। यूजुअली तो वो कभी मेरे पिताजी का हाथ नहीं पकड़ते थे, लेकिन वो दिन वो मेरे पापा का हाथ पकड़कर ढाबे के अंदर तक गए। हम लोग वहाँ पर बैठकर खाना ऑर्डर किए। उसके बाद खाना खाए। रात के कुछ 11 बज चुके थे। जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो मेरे दादा कहने लगे कि मैं तुझे कह रहा हूँ अब भी यहाँ से गाड़ी तेज स्पीड में ही चला। मेरे पापा ने कहा भी कि ऐसा क्या हुआ है आपको, आप मुझे बताओ। वो कहने लगे कि अभी कुछ नहीं, हम पहले उस जगह पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगा। मेरे पापा गाड़ी को तेज भगाने लगे। जिस जगह पर हमें जाना था हम लोग वहाँ पर कुछ रात के 3:30 बजे के आसपास पहुँचे। घर के भी ऑलमोस्ट सारे ही लोग सो चुके थे। 2 या 3 लोग जागे हुए थे हमारे वेलकम के लिए। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने हमें उसी घर में एक कमरा दिया रहने के लिए। हम लोग उस कमरे में जाकर बहुत थक गए थे तो सो गए। अगले दिन मेरे पापा ने मेरे दादाजी से पूछा कि क्या हुआ था, आप क्यों इतना डर गए थे। जिसके बाद मेरे दादा ने बताया
कि रात के समय जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक आत्मा को देखा। मेरे पिताजी ये सुनकर हंसने लगे। वो कहने लगे, आत्मा? और रात में तुम्हें कहाँ पर दिख गई? वो कहने लगे, जो चीज़ें मैं देख सकता हूँ वो तू नहीं देख सकता। मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले आदमी थे। वो फिर पिताजी से कहने लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता है, लेकिन मैं उसे देख भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों, उस समय तक मैं भी इस बारे में नहीं जानता था। फिर दादाजी ने जो पापा को बताया वो चौंकान देने वाली बात थी। मेरे दादाजी मेरे पापा से कहने लगे कि हम जिसके घर में आए हैं, इन लोगों से पूछ, ये लोगों ने क्या इस घर को सिर्फ 1.5 साल पहले ही खरीदा है? मेरे जो पापा थे उन्होंने जाकर अपने दोस्त से पूछा। उनके दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, तुझे कैसे पता? मेरे जो पिताजी थे वो तुरंत ही भागकर दादाजी के पास आए और उनसे पूछे, आपको कैसे पता? दादाजी कहने लगे कि ये घर इन लोगों को बर्बाद कर देगा। मेरे पिताजी उनसे पूछने लगे कि ऐसा क्यों? वो कहने लगे, बस उन लोगों को पूछना कि जब से घर लिए हैं उन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ होगा। मेरे पिताजी दोबारा से अपने दोस्त के पास गए और उनसे पूछने लगे कि यार, क्या तुम लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो रही है? उसने भी मेरे पिताजी को हाँ कहा। उसके बाद उनका दोस्त भी मेरे दादाजी के पास आए। मेरे दादाजी कहने लगे कि इस घर में अब भी एक आत्मा रहती है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। वो आत्मा इसी घर के सदस्य की एक की थी और वो नहीं चाहता था कि ये घर बिके। उसके बाद में जब हम लोगों ने ये बात के बारे में और जाना, तब दादाजी ने बताया कि वो आत्मा इस शादी को भी देखना बराबर से होने नहीं देगी। दोस्तों, वैसे ही हुआ। उस घर में हम लोग शादी के एक फंक्शन के लिए गए हुए थे, लेकिन उस घर में शादी नहीं हुई क्योंकि जो सामने लड़की वाले थे उन लोगों ने पता नहीं किस वजह से मना किया, लेकिन ठीक शादी के एक दिन पहले उन लोगों ने शादी करने से मना कर दिया। मेरे दादाजी से फिर वो लोग पूछने लगे कि आप इसका कुछ उपाय बताएं। मेरे दादाजी ने कहा कि मैं इसका बराबर तो उपाय नहीं जानता, लेकिन हाँ, आप लोगों को पूजा पाठ करवानी चाहिए और जिसका भी एक घर था उसे इस घर को वापस लौटा ही दो तो ही अच्छा रहेगा। आप लोग कोई दूसरा घर खरीद लो। उसके कुछ 4 से 5 महीने के बाद हम लोगों ने अपने पिताजी से सुना कि उस घर में उसमें एक फैमिली मेम्बर की मौत भी हो गई थी और इसी वजह से वो लोग और ज़्यादा डर गए कि उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अनहोनी ना हो जाए। फिर उन लोगों ने उस घर को बेच दिया और दूसरी जगह पर उन लोगों ने खुद का घर खरीदा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मेरे दादाजी को इतना नॉलेज कैसा था, लेकिन जब भी वो कोई बात बताते वो बात सच ही निकलती। उसके 3 साल के बाद मेरे दादाजी भी भगवान को प्यारे हो गए। तो दोस्तों, ये थी सुमित की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। आज मेरी उम्र 23 साल है। मैं मुंबई में अपने डैड के साथ रहा करता था। मेरा घर साइन में था और मेरा कॉलेज दादर में। मेरा ऑलमोस्ट रोज़ का एक ही रूटीन था। सुबह कॉलेज जाता था, फिर दोपहर में कॉलेज ख़त्म हो जाता था और फिर मेरे दोस्त और मैं कहीं पर जाकर टाइम पास करते थे। शाम को अपने अपने घर निकल जाते। ऐसे ही करते करते मेरी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि मानो अब मैंने एग्ज़ाम भी दे चुका था। फिर छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। मेरे कुछ दोस्त और मैं प्लान करें कि हम काफ़ी समय से कहीं गए नहीं, तो चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। सभी लोग यही प्लान कर रहे थे कि जाना ज़रूरी भी है। हम 4 दोस्त थे। 2-3 दिन प्लान करने में ही निकल गए कि कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम गोवा जाते हैं 1 वीक के लिए। उसके बाद हमने कमिंग संडे की 5 टिकट्स बुक कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था और फिर वो दिन आ ही गया। जब संडे आया तो मॉर्निंग में हम सभी लोग दादर स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन के स्टेशन पर आने से पहले ही हम लोग वहाँ थे क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना ज़्यादा था हम लोगों में। बस फिर क्या था, सभी लोगों ने
वहीं पर बातें शुरू कर दी कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ घूमेंगे। और हम पांचों दोस्तों की एक आदत थी कि हम सभी लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। हॉरर मूवीज़ देखना भी हमें काफ़ी अच्छा लगता था। तो हम लोग प्लान भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे कि रात में तो हॉरर स्टोरीज सुनेंगे या मूवीज़ देखेंगे। उसके बाद ट्रेन में चढ़े और सभी लोग गोवा पहुंच गए। जब मंडे मॉर्निंग हुआ तो हम सभी लोग होटल से बाहर निकले कि चलो कहीं घूमने जाएंगे। अभी 3 दिन हमने जो डिसाइड किया था वही सारी चीज़ें की और वैसे ही होता रहा। उसके बाद हम सभी लोग गोवा से निकलकर आगे कुछ 30 किलोमीटर एक जगह जाने का प्लान करने लगे। ये प्लान हम लोगों ने पहले तो डिसाइड नहीं किया था, लेकिन पिछली रात में इसके बारे में सोचा था और इसीलिए इस जगह पर जाने का मन बन चुका था। हमारा एक दोस्त था करण। रात में हम जब बॉनफायर लगाए हुए थे तभी वो हमें हॉरर स्टोरीज बता रहा था। कुछ भूतिया घटनाएं वो हम लोगों को सुना रहा था दूर दूर की। और उसके बाद में ही उसने बोला कि यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। वो जगह हॉन्टेड मानी जाती है। क्यों ना हम सभी लोग उसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए ये सुनकर, और उसी रात में ये सोचने लगे कि क्यों ना वहाँ पर एक बार तो जाके ही आते हैं। और उसकी ही अगली सुबह हम सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़े। हम लोग सुबह में इसलिए भी निकल पड़े क्योंकि हमें पता था कि अगर रात हो जाएगी तो वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय लग जाएगा और फिर पता नहीं रात में हमें कुछ देखने मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, या उस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग उस जगह पर पहुँचे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेफ़्ट साइड पे पूरा हिल टाइप का एरिया था, राइट में कुछ जंगल जैसा था और उसके ही आगे सीशोर पड़ता था। हम लोगों को इसकी बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पर सीशोर भी है। वो एरिया इतना ज़्यादा शांत था कि मानो उस समंदर की आवाज़ हमारे कानों तक हमें सुनाई दे रही थी। यानी समंदर में जो वेव्स आती है उसकी आवाज़ हमें उस रोड पर भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, इसी के साथ एक अजीब बात ये थी कि हम सभी लोगों को उस जगह पर कुछ क्रीपी जैसा फील हो रहा था। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी अजीब सी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं। वहीं आसपास हमें बहुत मुश्किल से एक 4 BHK का बंगलो मिला जहाँ पर एक आदमी रहता था जो उस जगह का केयरटेकर था, और उसका एक होटल था उसी जगह से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर, जो थोड़ा गांव टाइप एरिया में था, और वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। जब हम लोगों ने उसका वो बंगला लिए तो हम लोगों ने उससे पूछा कि खाने पीने को क्या मिलेगा। तो उसने बताया कि वो उसी जगह से यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर जो उसका होटल था वहीं से वो खाना वगैरह हम लोगों को ला कर देगा। उसके पास एक छोटी सी कार थी, वो उसी से आता जाता था। हम वहीं रुके हुए थे। घर भी बहुत अच्छा और वेल मेंटेन था। ज़्यादा वहाँ पर लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसने उस घर का रेंट भी हम लोगों से बहुत कम लिया था। हमने अपना सारा सामान वहीं रख दिया और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। हम उस घर से जब बाहर निकले तो वहाँ पर एक वैली भी थी छोटी सी, जो कि उसके ही घर के पास में थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी जाकर घूमते हैं, लेकिन जब हम लोग निकलने लगे तो उस आदमी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग बाहर जा रहे हो घूमने, ठीक है, जाओ आराम से घूमो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, रात के 10 बजे से पहले इस घर में लौट आना। इसके बाद रात में रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा इसके बाद यानी क्या? वो कहने लगा कि 10 बजे के बाद बाहर मत घूमना। और इसी के साथ उसने कहा कि जब तुम लोग घर में आ जाओ, घर के बाहर एक छोटा सा आंगन भी था, तो कहने लगा कि 10 बजे के बाद अगर तुम लोगों को और भी एंजॉय करना है तो आंगन में ही रहना। कुछ भी हो जाए 10 बजे के बाद घर से कभी मत निकलना। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वो साइड समंदर है और ये साइड जंगल और पहाड़ी इलाका भी थोड़ा थोड़ा सा था। तो वो कहने लगा कि यहाँ पर बाहर घूमना ठीक नहीं। हमने कहा कि आप बताइए तो सही कि हम क्यों नहीं घूम सकते। उसने कहा ऐसी कुछ खास बात नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। हमें लगा कि शायद जंगली जानवर वगैरह होंगे इसीलिए मना कर रहा है।
लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगा तो जाते जाते कहने लगा कि ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना दिन में, और जितना लोगों को हैप्पी फील करवाती है, ये जगह रात में उतनी ही क्रीपी हो जाती है और हॉन्टेड रहती है। कई बार लोगों को इस जगह से गुजरने में भी डर लगता है। फिर उसने कहा कई बार कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों को आज तक नहीं समझ पाया कि उनके साथ क्या हुआ था। उसमें से एक दो लोग तो पता चला कि गायब ही हो गए और उनका पता आज तक नहीं चल पाया। वो आदमी पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करने लगा। फिर वो कहने लगा कि यहाँ पर रात में 10 बजे के बाद अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है, इसीलिए मैं रात को यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता और यहाँ से 9:30 बजे के आसपास ही सोने के लिए अपने गांव, यानी कि जिस गांव में उसकी होटल थी, वहाँ चला जाता हूँ। फिर वो कहने लगा कि अगर आप लोगों को आने में रात हो जाएगी तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं रात में खाना रखकर 9:30 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा। बाद में आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग आकर उसे खा लेना। हम लोगों ने उसकी सारी बात सुनी और वहाँ से निकल गए और एक दूसरे को हम सभी लोग देखकर हंस रहे थे, जैसा मानो उसकी बातों पर हमें कहीं विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दूर आगे चलने के बाद हम में से एक दोस्त ने बात की कि यार अगर वो अंकल हमें जो बोल रहा था वो सच है तो मुझे नहीं लगता कि हमें रात को यहाँ रुकना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ज़रूर कुछ तो बड़ी गड़बड़ होती होगी, हमें शायद रात को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने उससे कहा कि यार देख, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू घर पर ही रुक जा, हम लोग घूम कर आते हैं और जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस करना है और उस जगह को एक्सप्लोर भी करना था कि आगे क्या होता है, हमें फील करना है। जो उस जगह के बारे में बातें सुनी उनमें कितनी सच्चाई है ये बात भी हमें पता करना था। हम लोगों ने पहले सोचा कि उस बीच पर जाते हैं, क्योंकि वो बीच घर से नज़दीक भी था और हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन हाँ, बीच में काफ़ी झाड़ियाँ थी, जैसा कि मानो छोटा सा जंगल, और उन झाड़ियों में से रास्ता था बीच पर जाने का। उस बीच के लेफ़्ट साइड पर एक हनुमान जी का मंदिर भी था। वो बीच काफ़ी छोटा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने जब हनुमान जी का मंदिर देखा तो मैं सीधा उस मंदिर पर पहुंच गया और वहां पर मैंने प्रार्थना की कि हम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और जानबूझकर हम लोग इस जगह पर आए हैं। ये जगह मानी जाती है अजीबोगरीब घटनाओं के लिए। अगर हम में से किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आप उसे प्लीज़ रोक लेना। मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास चले गया। हम पूरा दिन मस्ती करते रहे उस बीच पर। कुछ 3 बजे के आसपास वापस घर के लिए निकल पड़े। खाना खाने के लिए हम लोगों को जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम लोग ने घर पहुंचने के बाद नॉनवेज पहले से ही बोल कर रखा था, तो उसने खाना ला कर रखा था। हम लोग काफ़ी खुश थे कि अभी नॉनवेज खाने को मिलेगा। लेकिन करण जो था वो बहुत ज़्यादा आलसी लड़का था। हमें रात को वो जगह भी एक्सप्लोर करनी थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं ताकि रात को हम फुल एनर्जेटिक रहे। हमने खाना खाया और उसके बाद वहीं पर सोने के लिए चले गए। मेरे एक दोस्त का रूम नीचे था और मेरे 2 दोस्तों के रूम जो थे वो ऊपर की तरफ थे। मेरे रूम में मैं और एक दोस्त हम दोनों साथ में रुके थे क्योंकि वहाँ पर 4 ही रूम थे और लोग 5 थे। मेरा बेडरूम थोड़ा सा बड़ा भी था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ ही एडजस्ट कर लिया। हम लोग सो गए। काफ़ी थके हुए थे। सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। जब मेरी आँख खुली मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया और सभी लोगों को नींद से जगाया और बोलने लगा, उठ जाओ यार भाई, पूरी रात भर सो जाएंगे तो एक्सप्लोर कब करेंगे। सभी लोग उठकर हॉल में आए। जब हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे तभी मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। कुछ 9:30 बज रहा था और वो केयर टेकर भी ठीक 9:30 बजे हमारा खाना लेकर वही टाइम पे उस बंगले में आया। बंगले में आकर वो इस बार रुका नहीं। वो आकर तुरंत ही खाना मेरे दोस्त को दिया और वहीं से अपने घर के लिए निकल गया। बोलने लगा जाते जाते कि सुबह में मैंने जो बताया था उसे याद रखना। इस जगह को छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत जाना, अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और आगे अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो जो भी गलत आप लोगों के साथ होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे।
इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे साथ गलत क्या होगा, लेकिन उसने इसका जवाब ना देते हुए दूसरी बात कही। वो कहने लगा कि अगर आप लोगों को रात में मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी तो 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ही गांव पड़ता है, इसीलिए बहुत संभल के रहना। उसको विश्वास दिलाने के लिए उस समय हम लोगों ने उससे कहा कि अंकल आप टेंशन मत लो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, खाना खाकर हम लोग बात करेंगे और फिर सो जाएंगे, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल कर लेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। अंकल हम लोगों की तरफ फिर से मुड़ कर देखे, स्माइल किए, गुड नाइट बोलकर निकल गए। टीवी ऑन हम लोग ने किया कि टीवी देखते हैं खाना खाते खाते। खाना काफ़ी टेस्टी भी था, मज़ा भी आ रही थी। अब हम सभी लोग 12 बजने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ होती थी वो रात में 12 बजे के बाद ही ज़्यादातर होती थी। इंतज़ार करते करते थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों ने बियर भी पी ली, ताकि हिम्मत आ जाए हम में। थोड़ा सा डर तो सबको लग रहा था, पर कोई दिखा नहीं रहा था। बस 12 बजते ही हम उस घर से एक बड़ी सी टॉर्च लाइट लेकर निकल पड़े, घर को लॉक किए और एक बार जोर से बजरंगबली की जय बोलकर वहां से निकल गए उस पहाड़ियों की तरफ। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला था। दिमाग में थोड़ा नशा भी था। सभी निडर होकर हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। अब हम उस हिल रोड के पास यानी कि उसी के नीचे पहुंच चुके थे, और वहां पर रुककर मेरे एक दोस्त ने कहा, यार अंकल तो मुझे लगता है कि पागल बना रहे थे। मुझे तो ऐसा अभी तक कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना ही तो मुझे कुछ दिखाई दिया और ना ही मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। चलो, लगता है यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और जाकर बॉनफायर लगाकर आराम से बैठते हैं बियर पीते हुए। तभी मेरा दूसरा दोस्त भी यही बोलने लगा, और ये दूसरा दोस्त मेरा वही था जो सुबह में डर रहा था। वो कहने लगा, यार चलो ना अपन चलते हैं, जाकर वहाँ पर आराम से मज़े करेंगे। मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी अपने बंगलों पर पहुँच जाऊँ। लेकिन तभी मैं कहने लगा, यार इतनी दूर आ गए हैं तो चलो ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, हिल के ऊपर जाकर देखते हैं। मुझे वैसे भी बचपन से ही घूमना फिरना बहुत पसंद है। फिर मैं उन लोगों को समझाने लगा कि हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना दूर आए, थोड़ी देर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाओ, फिर चाहिए तो हम लोग वापस हो जाएंगे। मेरे बाकी के बचे दूसरे दोस्त थे, वो बोलने लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, थोड़ा आगे जाते हैं, जाकर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग भागकर चले जाएंगे, इतना दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा और दूर चलने में क्या जाता है। हम लोग अब उस पहाड़ को चढ़ना शुरू ही किए थे। कुछ ही ऊपर चढ़ने के बाद मेरे एक दोस्त को लेफ़्ट साइड से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो जब वहाँ पर रुक कर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था। हम सभी लोगों को उसने आवाज़ देकर बुलाया। हम उससे आगे आगे चल रहे थे और कहने लगा कि यहाँ से आवाज़ आई। फिर उसके कुछ 10 सेकंड के बाद में वो सेम आवाज़ दोबारा आई। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था और हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो हम लोगों से ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। आखिर हम लोग ये सोचने लगे कि कहीं ये हमारा इको तो नहीं, या सच में वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है। उसके फिर से 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद वो आवाज़ दुगनी ज़ोर से आने लगी और अब भी वो आवाज़ सेम थी। अब मेरा दोस्त डर के मारे हम लोगों को बोलने लगा कि यहाँ से निकलते हैं। उसका इतना बोलना था कि वो आवाज़ कंटिन्यूस आने लगी। हमें वो रोकने लगा, बोलने लगा कि एकदम चुपचाप ध्यान से सुनो, ये आवाज़ में दर्द है किसी की, ऐसा लग रहा है कि कोई दर्द और गम की वजह से रो रहा है। फिर देखते ही देखते वो आवाज़ तो बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसी के साथ में अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे थोड़ी ही दूरी पर कोई भारी कदमों के साथ इधर से उधर चल रहा है। वो आवाज़ लेफ़्ट साइड से आ रही थी, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा था। हालांकि हम लोगों ने टॉर्च मारकर भी कई बार देखने की कोशिश की, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया और वो आवाज़ आ ही रही थी। आवाज़ हमें अब हमारी राइट साइड से भी आनी शुरू हो गई थी। सब लोग थोड़ा सा डरने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है, कोई जानवर तो नहीं या कोई कुत्ता बिल्ली जो रात के समय रो रहा है। इग्नोर करके अब मैं सबको हिम्मत दिलाकर और आगे जाने के लिए बोल रहा था। इस पर मेरे दोस्तों ने मेरी बात मानी और हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि मेरे एक दोस्त के कान में आवाज़ आई। ऐसा लगा
कि जैसा मानो उसको किसी ने उसके नाम से बुलाया। और उसका ये कहना था कि जो आवाज़ थी वो मानो एकदम किसी ने उसके कान में आकर कहा कि अविनाश, तुम आ गए, जल्दी ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। वो आवाज़ किसी लड़की की थी, पर काफ़ी भारी और एकदम क्रीपी सी थी। मेरा दोस्त ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे ये बात बोलने लगा कि भाई देख, मैंने अभी अभी ये आवाज़ सुनी है, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसे 100% यकीन था कि किसी आत्मा की ही वो आवाज़ है जो उसे पहाड़ के ऊपर बुला रही थी। मेरा एक और दोस्त जो सुबह में डर रहा था, वो भी बोलने लगा कि भाई, अगर ये जो बोल रहा है और वो सच है तो मैं भी ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं भी वापस घर जा रहा हूँ। अब हम सोचने लगे कि क्या करें, ऊपर जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में कोई ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहा है या फिर डर के मारे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे जो बाकी के 2 दोस्त मेरे साथ में थे वो नीडर टाइप के थे। हम लोग वहीं पर ये बात करना शुरू कर चुके थे और डिसीजन लेने लगे कि जिसको नहीं आना है वो वापस नीचे चला जाएगा, हमारा इंतज़ार करेगा, हम ऊपर जाकर ही आएंगे। तो जो 2 दोस्त थे, जिसने आवाज़ सुना था और जो सुबह डर रहा था, वो नीचे चले गए। हम बचे 3 लोग। हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ 100-200 मीटर के बाद वो हिल की टॉप पर हम लोग पहुँचे। ऊपर से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वो समंदर, वो छोटा सा जंगल और ठंडी हवाएं मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैंने आज तक वैसा कभी फील नहीं किया। मेरे बाकी के 2 दोस्त भी काफ़ी खुश थे वो नज़ारा देखकर। फिर वहीं रुककर पानी पिए और वापस नीचे की तरफ निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे झाड़ियों से आवाज़ आती है, जैसे कि कोई भागकर वो झाड़ियों में चला गया। हम लोग एक साथ पलटकर पीछे देखे, झाड़ियाँ हिल रही थी। मैं बोला कि पक्का झाड़ियों में कोई तो अभी अभी गया है। अभी हम सभी लोग उस झाड़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे, हमने वही आवाज़ सुनी, आ जाओ, मैं आप ही लोगों का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही मैं झाड़ियों को हटाकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत हरे रंग के कपड़ों में हमारी तरफ पीठ करके अपने बालों को संवार रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे, लिटरली ज़मीन पर उसके बाल टच हो रहे थे। मैंने इतने लंबे बाल तो किसी के नहीं देखा। मेरा दोस्त डर डर के पूछने लगा, कौन है वहाँ? आप कौन हो? क्या आप हमारी बात सुन रहे हो? तो हमने देखा कि एक 30 या 35 साल की औरत माथे पर लाल कलर का बड़ा सा गोल सिंदूर लगाए हुई थी। मुंह पर उसके खून लगा हुआ था और उसके बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे। हमें देखकर मानो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम तीनों ही ज़ोर से वहाँ चिल्लाए और वहाँ से भागकर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जब हम बढ़ रहे थे तभी वो सेम आवाज़ हमें पीछे से रोक रही थी, मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं यहाँ अकेली हूँ। और पता नहीं क्या 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 बोल रही थी। अब तो हमारी हिम्मत ये भी नहीं हो रही थी कि हम पीछे पलट कर देख सके कि पीछे क्या हो रहा है। वो आवाज़ कंटिन्यूस आ ही रही थी। हम ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और जैसे तैसे हम सभी लोग उस पहाड़ से नीचे उतरे। जो 2 दोस्त थे, यानी कि हमारे जो पहले 2 दोस्त नीचे आ चुके थे, वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो हमें ऐसा भागता हुआ उनकी ओर देखकर घर की तरफ भागने लगे। वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही हम नीचे पहाड़ से उतरे वो आवाज़ आना मानो एकदम से बंद हो गई और हम बिना रुके ही घर पर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और भगवान का नाम लेने लगे कि हमें बचा लो। जैसे तैसे 1 घंटा बीत गया और धीरे धीरे थोड़ा सा डर हमारा कम होने लगा। मैं बेडरूम में जाकर बैठ गया। सारे घर की लाइट्स ऑन रखी थी। मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया और बैठ गए। फिर मैंने अपने 2 दोस्तों को पूछा जो नीचे खड़े थे कि तुम लोग ने हमें देखा और वैसे ही भागना शुरू कर दिए, तुम लोगों को कुछ और भी दिखा था क्या? तो वो बोलने लगे कि जब तुम लोग सब नीचे भागते हुए आ रहे थे
तब तुम्हारे पीछे पीछे कोई औरत भागती हुई आ रही थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। और ठीक जो हम लोगों ने देखा वो दोनों ने वैसे ही बताया। उन लोगों ने ये भी कहा कि वो तुम्हारे पीछे इतनी तेज़ गति से आ रही थी कि हमको तो लगा वो तुम्हें पकड़ ही लेगी, लेकिन शायद तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, इसीलिए वो तुम पर हमला नहीं कर पाई। इसके बाद उन दो दोस्तों में से एक ने कहा कि मैंने तो नीचे और भी अजीब सी आवाज़ें सुनी, कभी किसी की चलने की तो घुंघरुओं की, कभी किसके रोने की आवाज़ें। मैं भी नीचे जो खड़ा हुआ था तो मैं भगवान का नाम ले ही रहा था। मैं जानता था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तब वो दोस्तों ने पूछा कि औरत तुम्हारे पीछे कैसे पड़ी। तो हमने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर तो मानो वो लोग भी घबरा गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि वो आवाज़ तो कंटिन्यूस हमें आ रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग कैसे भी बचकर वहाँ से आ गए। यही सब बात करते करते कुछ सुबह के 4:30 बज गए थे। फिर हम पूरी रात जागे और उस अंकल का वेट कर रहे थे। जब अंकल आए तो उन्हें बचा हुआ रेंट दिया और उन्हीं से कहा कि हमें बस स्टॉप तक छोड़ दो। उन्होंने हमारी शक्ल देखकर हमसे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। शायद वो हमारी शक्ल देखकर सब कुछ समझ चुके थे, इसीलिए हमें भी सब कुछ उन्हें सच सच बताना पड़ा। फिर उन्होंने हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया और हम लोग घर पर आ गए। मेरे दो दोस्तों को तो बहुत बुखार था। बाकी दो दोस्तों ने फ़ोन करके डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था चेकअप के लिए। सभी लोगों की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई जैसा मानो किसी ठंडी जगह पर या ठंडे पानी में वो लोग कई दिनों तक पड़े हो। हालांकि तबीयत तो मेरी भी ख़राब थी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरा नाम आदित्य है और जो मेरे साथ ऊपर दो दोस्त थे उनका नाम ओमकार और रोहित था। वैसे तो हम 5 ही लोगों ने इस बात को अपने अपने घर पर नहीं बताया और ओमकार और रोहित ने भी इस बात को अपने ही अंदर छुपा कर रखा है, लेकिन आज भी जब इस घटना को याद करते हैं तो मानो हमारी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आदित्य जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।